मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा पैनल जुड़ रहा है यहाँ पर, कॉर्पोरेट इंडिया का, जो हम जिनके साथ डिस्कस करेंगे इस बजट के प्रोज एंड कॉन्स। मिस्टर त्यागराजन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तो इस बजट के बारे में कहा गया है बड़ा बैलेंस बजट है, ये कॉर्पोरेट इंडिया को बड़ा पसंद आया ओवरऑल। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट इस बजट पे क्या था सर? Thank you, Swati. It's a pleasure interacting with you. I think my answer is it provides great continuity with a long-term vision. That is my take. This is what we wanted, rather than some freebies to be offered with the elections around the corner, and all of us were expecting some portion of the budget will address that. But instead, the finance minister had gone ahead and ensured that, as she rightly stated, it's a 25-year kind of a plan. So that long-term vision is the one, and the consistency, this is what CII wanted, and I am happy about that. ओके, लॉन्ग टर्म विजन देने वाला ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, कंटिन्यूटी यहाँ पर दिखी इस बजट में। ओके सर, अंशुमन मैगजीन, मैं आपके पास आऊंगी। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया गया, मच नीडेड कैपेक्स, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। 35% यहाँ बढ़ोतरी हुई है, एलोकेशन हुई है कैपेक्स में, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग सरकार जबरदस्त करने को तैयार है। अब प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना होगा। सर, क्या देखते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था इस बजट में? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें एक हाईवेज की तो बात है, बट ये ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। लॉजिस्टिक्स की बात करें, लॉजिस्टिक्स एक सेक्टर है जो इंडिया में इस टाइम बूम कर रहा है, और ये और इन्वेस्टमेंट से इसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा। 2-3 एरियाज जो कि हाईलाइट थे मेरे हिसाब से, एक तो हाउसिंग में उन्होंने 48,000 करोड़ रुपीस जो प्रधानमंत्री आवास योजना में डाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक स्कीम है जो मोस्टली सक्सेसफुल है, गवर्नमेंट ने फेयरली अच्छा उसका इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें और इन्वेस्टमेंट जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे रिपोर्ट आएगी, जो कि वो कह रहे हैं सितंबर 30 तक रिपोर्ट आएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो एक्सपोर्ट्स होते थे उसमें थोड़ा स्लो डाउन हुआ है लास्ट ईयर, एंड होपफुली इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसको उससे करेक्शन होगा। डेटा सेंटर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री। डेटा सेंटर्स, इंडिया अगर ये मार्केट कैप्चर करता है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी इफ यू डू द राइट थिंग्स, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, जिसका मतलब ये है कि उसमें फाइनेंसिंग इजी हो जाएगी। एक में एरिया जो कि, और एक 2 अदर एरियाज, वन इज दैट Tier 2, Tier 3 टाउन्स, जो अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आया है, और जिसमें वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। एक मेजर चैलेंज हमारी कंट्री का ये है कि स्कीम्स अनाउंस होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्लो होता है। उसका एक रीजन ये है इम्प्लीमेंटेशन स्लो होने का कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है। तो इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया है कि 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएंगे, ट्रेनिंग होगी, और होपफुली इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा। आपने सही कहा, बहुत सारे यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें करी हैं सरकार ने। पुश कुछ नए एरियाज में दिया गया है, जो ऑब्वियसली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भी हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स पर मैं समझना चाहूंगी, और चलती हूँ मैं सीधे संजय जी आपके पास, और आपसे समझना है एक्सपोर्ट्स में जो एक बढ़िया हमने जंप देखा, अब कंटिन्यू करने की बात है और इसको भी बेहतर करने की बात है। तो एज अ कंट्री सर, एक्सपोर्ट को जो एम्फेसिस अब दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये PLI की स्कीम के माध्यम से, फॉर एग्जांपल, ये एक बढ़िया कदम है, और ये हम कर पाएंगे जो हमने बड़े लक्ष्य रखे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने लक्ष्य रखे हैं वो लक्ष्य हम मोर और लेस कंप्लीट करते जा रहे हैं। 2022 मार्च तक जो हमारा 400 बिलियन का लक्ष्य है वो तो पूरा हो ही जाएगा, और अब तो हम देख रहे हैं कि 420 बिलियन की बात कर रहे हैं। और अभी हमने CII में पेपर रेडी किया जहां हम ये बात करें कि कैसे $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट किया जाए। अब आज की तारीख में देखा जाए तो इंडिया इज कंट्री ऑफ चॉइस बोलते हैं, कि लोगों को आइदर बाय चॉइस और बाय कंपल्सन सभी लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और हमारे यहाँ हमको कितनी जल्दी रेस्पॉन्सिवनेस वर्ड जो बोलते हैं कि हम कितनी जल्दी दुनिया को रेस्पॉन्सिव, जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो हम लोग 7 बजे ऑफिस बंद करते हैं और अमेरिका वाले उठ जाते हैं, तो उनको तो उसी आज का जवाब आज को ही चाहिए। तो इंडिया के सामने बड़ी चुनौती है कि हम कितनी जल्दी और कितनी द्रुत गति से आगे बढ़े। इस बजट में एक्सपोर्ट को लेकर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो स्पेशल बात मैं कहना चाहूंगा कि 6 लाख करोड़ रुपया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना इन्वेस्ट हुआ है,
और इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 1/3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट होता है। उसके अंदर जो 2005 में एसईजेड एक्ट बना था, उसको इस बार नया लेजिस्लेशन के द्वारा चेंज किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसके अंदर रहेगा। अब अल्टीमेटली अपने ये देखिए कि पॉलिसी सेंटर में बनती है, पर एक्शन तो स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट इज द एक्सपोर्ट हब, तो अब जब स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन और कॉपरेशन साथ में रहेगा तो इसमें एक्सपोर्ट एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कुछ सेक्टर्स को, जैसे पीएलआई के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स को पर्टिकुलर एम्फेसाइज दिया गया है, हैंडलूम, और इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी में जो ड्यूटी डिडक्शन की गई है, तो उससे जेम ज्वेलरी सेक्टर को भी, एक्सपोर्ट को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। फिरोज जी, आप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, इस तरफ जो फोकस होना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़े, आप कैसे देखते हैं पहले तो इस बजट को? आपके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट क्या था सर? सबसे बड़ा हाईलाइट मैं कहूंगा एक पॉलिसी स्टेटमेंट की, इफ दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट, कि एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी स्टेटमेंट हो, एक क्लियर दिशा हो, स्टेबिलिटी इन टैक्सेशन हो, तो ये सब तो बजट ने दे दिया। एक यूथ को इंस्पिरेशन दिया है, वो एग्री में बात करते हैं ड्रोन यूज करने की, ऑर्गेनिक यूज करने की, तो ये सब चीज बड़ी पॉजिटिव। अब उसमें जो मेन दो इंडिया में इश्यू अभी दिख रहे हैं मेरे को, वो है इन्फ्लेशन है, वो पक्का इश्यू है, और एम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों का सवाल आपने जो पूछा उसके साथ है कंजम्पशन बढ़ेगा, तो दोनों का थोड़ा सोल्यूशन आ सकता है। अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए रूरल में जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुए हैं, उससे रूरल में थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा मॉनसून ठीक रहेगा तो रूरल इकोनॉमी सुधरेगी, तो एफएमसीजी पे ये प्लस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रूरल में होता है, लेबर को जॉब मिलेंगे तो वापस कंजम्पशन ठीक होगा। और जो अर्बन पुअर है, मेरे को लग रहा है ये एक सेक्शन को भी कैश ट्रांसफर या कुछ बेनिफिट की जरूरत थी। और ये मेरे हिसाब से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेंडेमिक में उनका मैक्सिमम नुकसान हुआ है। मेनी ऑफ देम वर सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल लेबरर्स, उनका जॉब चला गया, अभी भी जॉब नहीं है। जैसे कि अगर सोचो होटल में वो पार्ट टाइम कुक था, पार्ट टाइम वो था, उसको जॉब मिला ही नहीं। तो ये ऐसे लोगों के लिए आई वाज थिंकिंग, और ये थोड़ा मैं सोचता था उनका भी कोई कैश ट्रांसफर होवे, या तो कुछ नहीं तो उनको एक फिक्स कुछ सैलरी ट्रांसफर होवे, या तो एटलीस्ट उनका ईएसआई पीएफ होवे। वो एक थोड़ा एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से नहीं होने से वहां मैं थोड़ा कंजम्पशन में थोड़ा वो देख रहा हूँ। नंबर 2, जो मिडिल क्लास में हाथ में पैसा कम आ रहा है, वो टैक्स में जा रहा है, मेरे को लग रहा है थोड़ा डिडक्शन बढ़ेगा तो मिडिल क्लास में हाथ में पैसा आएगा, तो थोड़ा हमारा जैसे प्रोडक्ट पी लेगा, तो एटलीस्ट महंगे नहीं तो सस्ते तो जूस पी सकता है, तो वो भी थोड़ा कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज मेरे हिसाब से थोड़ी इंप्रूव होती तो कंजम्पशन में ज्यादा होता। बट हैविंग सेड दैट, आई बिलीव कि जो गवर्नमेंट का इंटेंशन इज वेरी क्लियर टू क्रिएट मोर जॉब्स विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड आई थिंक ऑनेस्टली प्राइवेट सेक्टर आल्सो नाउ नीड्स टू बी गेटिंग आउट। मेरे को काफी क्वेश्चन पूछते हैं भैया क्यों क्रेडिट है तो यूज क्यों नहीं होती? मैंने कहा बिजनेसमैन तो लोन भी नहीं लेना चाहता है, जो अच्छा बिजनेसमैन, क्योंकि वो भी अभी बंद करके बैठे हैं, वो भी सोच रहे क्या करें। तो मेरे हिसाब से अभी एक मैसेज में देना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर को अभी एम्बिशियस होना पड़ेगा। फॉरेन लोग इंडिया में पैसे लगा के पैसे बना रहे हैं, 1 के 10 बना रहे हैं, तो हमको भी 1 का 10 इंडिया बनाना। आई थिंक वी हैव टू लूज आवर स्ट्रिंग्स एंड गेट गोइंग। त्यागराजन सर, मैं आपके पास आऊंगी। और एग्री का जो होल पुश और फोकस हमेशा ही रहता है हर साल, इस बार भी हमने देखा, बट बहुत ज्यादा उस दिशा में सरप्राइजिंगली, जबकि स्टेट्स इलेक्शन थे और उम्मीद की जा रही थी बहुत ही पॉपुलर बजट हो भी सकता है, वहां सरकार ने बहुत ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं किए, इन अ वे ग्रोथ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ी है। तो एग्री को देखते हुए आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर, और रूरल इकोनॉमी कितना पार्टिसिपेट करेगी हमारी ओवरऑल ग्रोथ में? The important thing is that, last year went by because of the formulas, agitation, etc. Now, from CII, National Agriculture Council, we have been looking at agriculture infra to be created. So in this budget, there is adequate provisions for moving in that direction. Then the private sector participation, startups, as well as the FPO, that has been addressed. Now, we need to move with the modernization of agriculture through digitization and the digital interventions that is being provided for. Most importantly, you will notice that the finance minister talked about the natural farming, and the zero budget farming subject has been brought forward again. That is the other direction.
And looking at Atmanirbhar Bharat in agriculture, one important sector that was struggling was the oil. That oil seeds and oil production, we should become self-reliant, has been addressed. Going forward, I am of the view that in agriculture, we should stay focused on these measures, a privatization or the private sector participation, and the technology to be brought in for increasing the productivity, and FPOs to be encouraged. And we should look at food processing. It has to grow a lot. We are nowhere there in terms of our potential. And getting into self-reliant India, wherever we are importing, we should start consuming. मैं क्विकली जाना चाहूंगी अंशुमन मैगजीन जी के पास, और इंफ्रा पे जो पुश करा और आपने एक ओवरऑल बताया क्या थीम्स जो है अच्छी लगी. अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार का फोकस बरकरार है सर. हाउसिंग फॉर ऑल की जो उनकी विजन है वो भी लग रहा है पूरी होगी. बट आप कैसे देख रहे हैं सेक्टर और इसकी ग्रोथ, और अब जो एक प्राइसिंग पावर आ चुकी है डेवलपर्स में, वो भी एक पॉजिटिव साइन ही है. तो डिमांड नाउ इज सरपासिंग सप्लाई. इज दैट द ट्रेंड सर? डिमांड इज नॉट पासिंग सप्लाई, डिमांड इज इंप्रूव्ड, नो डाउट. लेकिन इस बजट में जो नहीं किया गया कि जो एक्सपेक्टेड था कि टैक्स इंसेंटिव देना फॉर होम बायर्स. As you know, construction after agriculture is the largest employer in the country, और employment एक बहुत बड़ा मुद्दा है. और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और अभी one of the reasons why demand has gone up because of many other reasons, but one big reason is कि mortgage rates, interest rates है जो लोन के बहुत कम है. ये बढ़ेंगे जैसे इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा. तो गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए कि होम बाइंग का जो मोमेंटम है वो रहे, और इस बजट में वो इग्नोर किया गया. तो डेफिनेटली, बट लीविंग दैट असाइड, हाउसिंग मार्केट इज इन अ गुड प्लेस. डिमांड इस साल भी रहेगा, लेकिन अगर उसको पुश करना है और उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है तो उसमें डेफिनेटली होम बायर्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा. अभी जो इंसेंटिव है बहुत कम है. पीयूष सर, मैं आपके पास आऊंगी. आपने ऑफ कोर्स शुरू में ही बताया क्या आपको लगा थोड़ा और हो जाता है इस बजट में तो अच्छा होता, और आपने ये भी कहा कि टैक्सेशन पर थोड़ा सरकार ध्यान दे, सबके लिए यूनिफॉर्म रखे. बट आपके लिए अगर जो सबसे बड़ा हाईलाइट था, ऑफ कोर्स एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉर्पोरेट इंडिया खुश है कि ग्रोथ की बात हो रही है, जॉब्स क्रिएट होंगी. बट सर चैलेंजेस कहाँ आपको दिखते हैं? अभी भी ये इतना इजी नहीं होगा टू वॉक द टॉक. तो कहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया विल हैव टू काइंड ऑफ ब्रिज दिस एंड कम इन अ मोर पार्टिसिपेटिव वे सर? आपने वॉक द टॉक की बात की, वो मेरे को अच्छी लगी. लेट अस से पॉजिटिवली कि दिस गवर्नमेंट एक्चुअली हैज वॉक द टॉक. मैं तो देखता आया हूँ काफी बजट, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया. उसके बाद हमने देखा है स्लू ऑफ रिफॉर्म्स आए, थोड़े काफी दे आर नॉट शाइड अवे. और ये बजट में भी हम देख रहे हैं PLI इज ए गुड एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है. तो दे डेफिनेटली वॉक द टॉक, तो वो तो उनके कॉम्प्लीमेंट दूंगा. और सेकंड, बाकी आप कंट्रियों में देख लो, कंट्रियों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गए तो टॉप 4-5 नाउ. इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. काफी कंपनियों में इन्फ्लेशन 40% हो गया है, 40%, और उनके तो करेंसी गिर गई है, और उनके तो नोट छापने की मशीन बन गई है. वी आर मच बेटर. आई थिंक लेट अस कॉम्प्लीमेंट ऑल आवरसेल्व्स, आवर इकोनॉमी इन स्पाइट ऑफ द बिगेस्ट पैंडेमिक एंड चैलेंज नोबडी हैज फेस्ड. मैं तो कहता हूं वॉर से भी खराब है, वॉर्स आर बेटर. तो ये मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी प्लस थिंग. अभी जो मेरे हिसाब से सिंगल फोकस व्हाट बजट कुड हैव डन, सी GST इज अ सेपरेट इशू. GST में बहुत से इशू है. फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में बहुत चीज करने की जरूरत है. मेरे हिसाब से PLI वो सब चीज अलग में गिनूंगा, उसके लिए अलग है, बजट इज नॉट. और एक MSME का फोकस जो मेरे हिसाब से ये बजट में और हो सकता था कि MSME को रियलाइज करे कि आत्मनिर्भर भारत में उनका बहुत योगदान है, और MSME का जो पैकेज को और ज्यादा बढ़ाया जाए. खाली क्रेडिट नहीं, क्रेडिट गारंटी दिया आपने, पर वो पहले क्रेडिट गारंटी कब आएगी? जो लोन लेने जाएगा तब गारंटी आएगी. लोन ही लेने नहीं जाएगा तो क्रेडिट गारंटी कहाँ आएगी? तो पहले तो वो लोन लेने क्यों नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं पैसा लगा रहा है, वो क्यों अपने एंटरप्रेन्योर नहीं हो रहा है? तो वो MSME में क्या क्या करने की जरूरत है, वो मेरे हिसाब से एक पूरा मुद्दा हमको और इसको देखने की जरूरत है. और ये नहीं कि बजट में कर सकते, विदाउट द बजट भी इसी कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां से, कंजम्पशन वहां से होगा, और वो एक इश्यू रह गई है. नंबर 2 मेरे हिसाब से है कि जो इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता था, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होता था. ये दोनों चीजों से क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट आता है.
अगर आज मैंने प्रॉफिट आज बनाया है, अब मेरे को आज टैक्स नहीं भरना है, मैं एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस अकाउंट खोलूंगा, उसमें पैसे ट्रांसफर करूंगा, 2 साल 3 साल में उसको यूज करूंगा, वो अलाउड था, वो नहीं अलाउड। सेकंड, काफी प्रोडक्ट में एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन था, उससे क्या फायदा होता है कि मैं थोड़ा दम लगा के नए नए मशीन खरीदता हूं, तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत जो इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लावे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, मैं ज्यादा एम्प्लॉय करूं, वो मेरे हिसाब से होने चाहिए। उसमें बिल्कुल बंद करना नियम नहीं देंगे, वो सही नहीं। तो ये 2 चीज मेरे हिसाब से मैं हाईलाइट करूंगा।